गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू प्रेपायर्स। दोस्तों आज है 3 सितंबर 2021, फ्राइडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह इतने बड़े न्यूज़पेपर में से कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पेज नंबर मैंने साइड में दिया है ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे। कुछ बच्चों ने बोला भी था कल के सर पेज नंबर आपने दिया है, बहुत बढ़िया बात है। एनीवेज अब इसको मैं कंटिन्यू रखूंगा, पेज नंबर दिया करूंगा आपको। तो पहला है CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्लैग्स कम्युनल कंटेंट इन मीडिया। देखिए यहाँ पे ये वर्ड है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज को आप नोटिस करते हो, उसको अटेंशन देते हो, उसका मतलब होता है फ्लैग। तो CGI फ्लैग्स कम्युनल कंटेंट इन मीडिया, किस तरह से हमारी कंट्री में मीडिया में जो है हिंदू मुस्लिम को लेके, माइनॉरिटीज को लेके वो दिखाया जाता है आजकल एकदम कंटेंट, वो TRP लेने के लिए, उसके बारे में जो है थोड़े से कंसर्न है CGI और उन्होंने इसके बारे में बात बोली है। तो GS पेपर 2 इसको हम लोग गवर्नेंस से कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप इसको सोसाइटी वाले पार्ट से भी कवर कर सकते हैं। सोसाइटी वाले पार्ट में जो सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म है ना, उस एंगल से भी आप देख सकते हो। सोसाइटी वाले पार्ट से भी इसको कवर कर सकते हो अगर आपका मन है तो। GS पेपर 1 में यहां से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता UPSC में। अगली जो न्यूज है वो आती है एक्सपोर्ट्स रोज 45% टू 33 बिलियन इन अगस्त। मतलब अगस्त के महीने में एक्सपोर्ट हमारा थोड़ा सा बढ़ा है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। तो इसको GS पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी से कवर करेंगे। अगला जो न्यूज आने वाला है, इंडिया कीपिंग अ वॉच ऑन द टाइज बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान। भैया बहुत कीन नजर हम लोग रख रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप के बारे में। और पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने कुछ ऐसी बात बोली है कि दुनिया बिलीव ही नहीं कर पा रही है कि ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं। वो भी आज बताऊंगा उन्होंने क्या बोला है और इस पूरे मामले में हम थोड़ा सा नजर अपनी डालेंगे। तो GS पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करेंगे। लॉन्ग वेट फॉर अ डेप्यूटी स्पीकर फॉर द लोकसभा। भैया काफी समय से हमारी लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर की सीट जो है वो खाली पड़ी हुई थी, फाइनली उसको भरा जा रहा है। तो डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा फ्रॉम योर पॉलिटी सेक्शन। तो GS पेपर 2 में पार्लियामेंट वाले पार्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। लक्ष्मीकांत में भी आप स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर के बारे में आपने अच्छे से पढ़ाई होगा पहले से। अगला जो न्यूज आने वाली है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द इंडियन बायोलॉजिस्ट विंस ग्लोबल अवार्ड फॉर अ टर्टल कंजर्वेशन। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी से पेपर 3 से इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। जब भी कोई टॉपिक इस तरह का आता है जहां पे आप एनवायरमेंट की, वेटलैंड की, कंजर्वेशन की बात करते हो, तो वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द करंट अफेयर सेक्शन। तो इनका नाम भी सीधा वो आपसे पूछ सकते हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, बताऊंगा भी आपको। जो द नेक्स्ट न्यूज इज गोइंग टू बी फ्रॉम द जलियांवाला बाग कंजर्वेशन वाज सुपरवाइज्ड बाय द ASI। भैया काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी है जलियांवाले बाग को लेके। सरकार ने वहां पे रेस्टोरेशन किया है, थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताऊंगा और आपके विचार भी मैं यहाँ पे जानने की कोशिश करूंगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस न्यू रेस्टोरेशन एंड ऑल दैट। तो GS पेपर 1 से आप इसको हेरिटेज ऑफ इंडिया, आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन से कवर कर सकते हो। लेकिन जलियांवाला बाग जो मैसेकर अगर आपको पढ़ना है तो आप उसको हिस्ट्री वाले सेक्शन से भी कवर कर सकते हो। तो आर्ट एंड कल्चर से करिए या वहां से करिए, वो मुद्दा एक ही है। द नेक्स्ट न्यूज इज गोइंग टू बी अबाउट द गवर्नमेंट फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट्स टू प्रोपेल ग्रोथ। देखिए UBS ने ये बोला है तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे फ्रॉम GS पेपर 3। लेकिन जो कल का सेशन था बहुत जबरदस्त सेशन हुआ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे वहां पे प्रीलिम्स के रिगार्डिंग और आपके विचार जानने की कोशिश की। लेकिन आज मैंने एक चीज ऐड की है, आज मैंने आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन भी ऐड किया है आज की एडिटोरियल वाले सेक्शन से। ठीक है, आज का एडिटोरियल जो हम लोग सेशन रखने वाले हैं उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे हिमालय में जो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाते हैं दे आर वेरी डेट्रीमेंटल फॉर द इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन ऑफ हिमालय एंड हाउ दीज न्यू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ हैवोक एंड डिस्ट्रक्शन इन द हिमालय, जिसमें बहुत सारी जान भी चली जाती है, वो सारी सारी चीजें। तो एकदम रेडीमेड क्वेश्चन है GS पेपर 3 से। आपका GS पेपर 1 से भी पूछ सकते हैं, सो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट यस, एक मेंस का क्वेश्चन मैंने ऐड किया क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे वो बिल्कुल अच्छी एक एक्सप्लेन्ड आंसर लिखना पसंद करते हैं कमेंट सेक्शन में। जैसे करुणा सोनी है, जबरदस्त इन्होंने आंसर लिखा। डॉक्टर उपासना है, ये भी रेगुलर आंसर लिखती हैं। लर्नर, एक्चुअली इनका पूरा नाम है लर्नर लायन, इंटरेस्टिंग नाम है। और इंटरेस्टिंग नाम इसलिए क्योंकि आप लर्नर हो, मतलब अपने आपको मानते हो लर्नर हो, तो मतलब अपने दिमाग को खुला रखते हो। वेरी गुड, अच्छी बात है। रश्मि गारी ने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। नाज है इनको हम इनके ऊपर क्योंकि ये रेगुलर आंसर लिखती हैं। राघवेंद्र पटेल जी हैं भैया, ये भी इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है। और संघर्ष नाम है इनका, ये संघर्ष ने भी जो है अच्छा आंसर लिखा है। उसके अलावा एक किशोर जी हैं, किशोर जी ने कमेंट किया है कि सर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमसे ही पूछ लेते हो। देखो भैया सीधी सी बात है,
जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना न्यूज़पेपर की, तो हम लोग ऐसा एक अज्यूम करके चलते हैं कि ऑलरेडी आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं। आप यहाँ पे सिर्फ वो अपने बेसिक्स को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए आ रहे हो, है ना। बेसिक्स आपके क्लियर हैं, एनसीईआरटी वगैरह आपने पढ़ी हुई है, बेसिक बुक्स पढ़ी हुई हैं, इसीलिए आप एनालिसिस करने के लिए आते हो। आप न्यूज़पेपर जो है अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए नहीं आते हो, उसके लिए आपकी जो फाउंडेशन कोर्स होता है। तो इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। और वैसे भी अगर आप सेल्फ स्टडी करके थोड़ा सा उसको सर्च करोगे चीज़ों को, तो तभी चीज़ चलेगी। आप कभी भी दूसरों के ऊपर 100% रिलाई नहीं कर सकते, आपको बना बनाया हलवा देंगे नहीं, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है, बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड मांगता है। जिस एम के लिए आप जा रहे हो ना, वो इस इंडिया में सबसे बड़ा एम है। तो जिस एम के लिए आप जा रहे हो, संघर्ष भी बहुत टफ होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपका ऐसा कोई इजी नहीं बताने वाला हूं, अरे बहुत इजी होगा बच्चा, ये कर लो वो कर लो, नहीं, बहुत टफ होने वाला है। दिस इज द रियलिटी। और टफ होगा तो मेहनत भी बहुत टफ लगेगा, बहुत मेहनत लगता है, इजी करने से कुछ नहीं होगा। करुणा सोनी का जो आंसर है मुझे थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग लगा, इन द सेंस कल मैंने आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो जीएसटी का पार्ट नहीं है। सबको याद होगा, बहुत सारे बच्चों ने उसमें आंसर दिया, और इन्होंने जैसे अपने आंसर में लिखा हुआ, एक दो बच्चों ने और भी लिखा हुआ है कि फिश, फ्रेश फिश, बर्ड्स एग, मिल्क, फ्रेश जिंजर, गार्लिक, ग्रेप्स, मेलन एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, कि ये सब जीएसटी का पार्ट नहीं है। देखो ये आंसर इट इज नॉट करेक्ट एज सच। व्हाई? देखो ये सब जीएसटी का पार्ट है, फर्क इतना है कि इनको जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं। They are the part of GST, but they got exemptions on the basis of some terms and conditions. Are you getting this point? एग्जेम्पशन मिली हुई हैं अभी टेम्परेरी बेसिस पे, हो सकता है फ्यूचर में इनके ऊपर भी जीएसटी लगाया जाए। तो इसको हम लोग ये नहीं कहेंगे जीएसटी का पार्ट नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ द जीएसटी, बट दे गोट सम एग्जेम्पशन, मतलब छूट मिला हुआ उनको फिलहाल के लिए। अगर जो आपको प्रॉपर आंसर देना है कि कौन कौन से पार्ट जो है वो जीएसटी का पार्ट नहीं है, उसमें आप बोल सकते हो कि सर टर्बाइन फ्यूल है ना, अल्कोहल है, इस तरह की चीजें, वो जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो पार्ट नहीं है जीएसटी का। मतलब आर गेटिंग दिस पॉइंट, उनको एग्जेम्पशन नहीं मिला, अरे वो पार्ट ही नहीं है जीएसटी का, उसके ऊपर सेंटर अपने हिसाब से लगाता है, स्टेट अपने हिसाब से लगाता है। लेकिन जो चीज आपने ये बताई है, मिल्क, बिस्किट एंड ऑल दैट, दे गोट एग्जेम्पशंस, दे आर द पार्ट ऑफ द जीएसटी। तो दोनों चीजों में फर्क समझो। एग्जेम्पशन का मतलब होता है छूट मिलना, मतलब उसके पार्ट आप हो, टेम्परेरी बेसिस पे आपको छूट मिला हुआ है, दैट्स इट। लेकिन फ्यूचर में आपको जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन जो दूसरी आइटम है जैसे टर्बाइन फ्यूल वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, इनको अब फ्यूचर में भी आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सारे के सारे बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे नाम हैं, मैं फिरजाद अहमद हैं, यहाँ पे सीसीएस आशाम हैं, और रश्मि गारी हैं, सीसीएस आसाम का दोबारा दो दो तीन तीन बार आंसर लिखा है, विराज जैन है, बहुत सारे बच्चे हैं, वेरी गुड। सबका नाम नहीं ले सकता, बट एनीवेज इट्स वेरी नाइस टू सी कि आप लोग कमेंट करते हो, पूरे जो है एनालिसिस को सुनते हो, और अपने इसको कमिटमेंट को ऐसे ही रखना है। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, आप उस दिन थैंक यू बोल देना कि प्रेप आई है इसको। चलिए जी, ठीक है, पहले उसकी शुरुआत करते हैं कहाँ से? सीजीआई फ्लैग्स कम्युनल कंटेंट इन मीडिया। देखिए भैया, आजकल अगर न्यूज चैनल खोल के देखोगे ना, तो आपको एक ही चीज नजर आएगी, सारे के सारे न्यूज चैनल इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि कैसे हिंदू और मुस्लिम्स की न्यूज दिखाई जाए। कुछ चैनल का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उनका तो पूरा बिजनेस ही इसी चीज के ऊपर चल रहा है। अगर सड़क के ऊपर दो इंसानों की लड़ाई हो रही है ना, तो वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम तो नहीं है, इसमें कोई दलित और ब्राह्मण तो नहीं है। इतना ज्यादा जो है मीडिया के अंदर आजकल टीआरपी को लेके वो हो गया कि लोगों के इमोशन को एक्साइट करते हैं। और यही चीज हम लोग नहीं, ये सीजीआई ने भी नोटिस किया है। सीजीआई का कहना है कि सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया कम्युनलाइज्ड एवरीथिंग एंड दिस वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द गिविंग अ कंट्री अ बैड नेम। अब ये इंटरनेशनल मीडिया भी तो सब कुछ देख रहा है ना, वो भी देख रहा है कि इंडिया के अंदर क्या हो रहा है। मतलब 2 का आप 200 बना के दिखाते हो, बढ़ा चढ़ा के चीजों को दिखाते हो कंट्रोवर्सी के लिए। तो एक बड़ा ही खराब न्यूज़ है। थोड़े टाइम पहले सीजे ने यह भी बोला था कि जो मीडिया में ट्रायल किया जाता है उसके वजह से उनके वर्डिक्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे वो जो एक्टर थे, उनकी जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, उनकी जो गर्लफ्रेंड वगैरह थी, उनको लेके कितना ज़्यादा मीडिया ट्रायल किया गया है ना, और बाद में उनको बरी कर दिया गया, कोर्ट ने कुछ पाया नहीं इनके अगेंस्ट में। तो वो सारी की सारी चीज़ें मीडिया ट्रायल की वजह से इम्पैक्ट होता है। तो ऐसा कहना है सीजेआई का। तो अभी जो है हम लोगों ने न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल जो 2021 किए हैं, इसके तहत सरकार ने ये कहा है कि जो ये मीडिया हाउसेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू जो फेक न्यूज़ स्प्रेड की जाती है, ये जो नए रूल हैं उस फेक न्यूज़ को करटेल करेंगे।
तो नए रूल के अंदर जो है सेक्शन 69A, 7292 और 87 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत जो प्रीवियसली जो इलेक्टेड लॉज था 2011 में, उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे नए रूल्स के अंदर जो है रोबस्ट कंप्लेंट वाला हम लोगों ने सिस्टम ऐड किया है। तो सोशल मीडिया पे या फिर ओटीटी जो प्लेटफॉर्म जैसे आपका अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इसके ऊपर अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट नजर आता है जिसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम है या फिर किसी रिलीजियस एंड ऑल दैट, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो और उसका प्रॉपर टेक केयर किया जाएगा। वीमेन और चिल्ड्रन को लेके जो सेक्सुअल ऑफेंस दिखाया जाता है इन सोशल मीडिया वगैरह पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, उसको लेके भी काफी स्ट्रिंजेंट यहाँ पे लॉ बनाए गए हैं। उसके अलावा जो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, इनको कुछ ऑफिसर्स को यहाँ पे अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। ग्रीवेंस ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा, ये आपको पता ही है पहले से ही है कि नोडल ऑफिसर को करना पड़ेगा। मंथली रिपोर्ट देनी पड़ेगी, आपने क्या एक्शन लिए, क्या एक्शन नहीं लिए। डिजिटल न्यूज़ में भी हम लोग जो है केबल टीवी वगैरह को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं अंडर द कोड ऑफ एथिक्स। तो ये पूरी की थोड़ी चीज़ें हैं। थोड़ा सा आपको आईटी न्यू रूल के बारे में पता होना चाहिए, पहले भी हम लोग कई बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं ये पूरा मामला, बट एनीवेज इसकी वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो अगर कोई एग्जाम में आपके आंसर क्वेश्चन आता है तो आप ये भी बोल सकते हो कि रिसेंटली सीजीआई ने भी इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे एक कंसर्न जो है यहाँ पे उन्होंने अपना दिखाया है। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है आपका जीएस पेपर 3 से, इकोनॉमी सेक्शन से। एक्सपोर्ट्स रोज 45% टू 33 बिलियन इन अगस्त। तो अच्छी न्यूज है सभी के लिए, इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ा है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट touched 33.14 billion, which is 45% higher than the previous year। मतलब उसके कंपैरिजन में देखिए, पिछले साल तो भैया इस समय पे लॉकडाउन चल रहा था पूरी कंट्री में, है ना, इकोनॉमी बंद पड़ी थी, सब कुछ बंद पड़ा था, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा। तो डेफिनेटली चीज़ें भी थोड़ा सा ओपन अप होना शुरू हुई हैं, तो हल्का सा यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा है। और जब इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है ना, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हो जाता है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और आपको ये पता है कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, इंपोर्टिंग कंट्री है। तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो हमेशा डेफिसिट रहता है, हमेशा डेफिसिट रहता है। इस बार भी हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो डेफिसिट में ही है। कितना है? 13.87 बिलियन डॉलर। मतलब हम लोग इंपोर्ट कम ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। और इस पूरे के पूरे को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका इकोनॉमी का। डिटेल में देखो मैं करवा नहीं सकता क्योंकि 1 घंटे भर का टॉपिक है, लेकिन आई नो कि आपको बेसिक्स क्लियर हैं। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जो मतलब एक अगर बिल्कुल लेमैन के टर्म में बोलूं ना, आपकी देनदारी और आपकी लेनदारी का हिसाब किताब होता है। इंडिया दुनिया के साथ जो है ट्रेड करता है, कुछ चीजें हम लोग जो है देते हैं, कुछ चीजें हम लोग लेते हैं, उसके हिसाब किताब को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट्स नथिंग बट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट आर मेड बिटवीन ऑल दोज एक्टिविटीज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, कंज्यूमर एंड ऑल दैट एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बस इसको ही बोलते हैं ट्रेड ऑफ बैलेंस। दुकानदार होता है वो भी साल भर में अपना लेन देन का हिसाब किताब करता है, आपका घर में भी करते हैं, आप भी करते होंगे। इसके दो पार्ट होते हैं, कैपिटल अकाउंट होता है और एक करंट अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे आपने कोई जमीन खरीद ली या किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद लिए, उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो होता है जो शॉर्ट टर्म होता है, जैसे आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, गुड्स और गुड जैसे गुड्स और सर्विसेज। गुड्स वाले को बोलते हैं विजिबल बैलेंस और सर्विसेज वाले को बोलते हैं इनविजिबल, क्योंकि सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, गुड्स को आप देख सकते हो, बस ये सीधी सी बात है। इसके अंदर आता है नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे इंडिया ने अगर कहीं बाहर दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके ऊपर हमें बहुत सारी इनकम होती है, तो वो भी हमारे करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है। उसके अलावा जो इंडियंस जो बाहर गए हुए हैं दूसरी कंट्रीज में, जैसे बहुत सारे मिडिल ईस्ट में गए हुए हैं, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे पैसा भेजते हैं, है ना, उसको बोलते हैं रेमिटेंस, उसे बोलते हैं रेमिटेंस। रेमिटेंस भी जो है वो करंट अकाउंट का ही पार्ट होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एक तरह से आपका जो गिफ्ट होते हैं, आपको जो ग्रांट्स मिलते हैं, वो सब जो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही पार्ट होता है। तो थोड़ा सा इसलिए आपको ये बताना जरूरी था। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले केस में भी हमेशा हमारा डेफिसिट ही रहता है, क्योंकि इंडिया इज नॉट एन एक्सपोर्टिंग कंट्री एज सच। बट थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए, एक हल्का सा कॉन्सेप्ट। और एक्सपोर्ट इंडिया का अगस्त के महीने में थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा है। लेकिन इंपोर्ट के मामले में अगर बात करो तो गोल्ड का इंपोर्ट इंडिया में बढ़ा है। 3.7 बिलियन डॉलर का गोल्ड भैया 2020 में हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। मतलब गोल्ड के लिए आप हमारी दीवानगी इतनी ज्यादा है, सरकार ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लिया
कि लोग गोल्ड को इंपोर्ट ना करें, कम से कम खरीदें, लेकिन हमारे वाले मान ही नहीं रहे हैं। दुनिया का 10% से ज़्यादा गोल्ड हमारे हाउस में रखा हुआ है, मतलब हमारी जो है महिलाओं के पास है 10% से ज़्यादा, जो अपने आप में सबसे ज़्यादा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और ये आइडल पड़ा हुआ है, मतलब ये घर में पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। सरकार कहती है कि देखो गोल्ड आप रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम इसके ऊपर कुछ इनकम तो कमाओ। इसलिए सरकार ने जो है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी चलाई थी, लेकिन उसमें भी लोगों ने इन्वेस्ट किया ही नहीं, क्योंकि गोल्ड हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी नहीं है दोस्तों। जो गोल्ड हमारे यहाँ पे डिग्निटी है, रेपो है, रिस्पेक्ट है ना। आप सबको पता ही होगा, आपकी फैमिली में और हमारी फैमिली में गोल्ड को लेके कितनी क्रेजीनेस है लोगों में। एनीवेज, अगली जो न्यूज आती है वो आती है, इंडिया कीपिंग अ वॉच ऑन द टाइज बिटवीन तालिबान एंड पाकिस्तान। इंडिया ने बहुत गहराई से इनके ऊपर नजर रखी हुई है। देखिए, एक चीज आपको बताता हूं, ये कोई मिनिस्टर हैं भैया, इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख राशिद अहमद। इन्होंने एक टीवी डिबेट में कहा कि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द तालिबान लीडर्स। कितनी बड़ी बात है ये, मतलब तालिबान के लीडर्स की कस्टडी, उनकी सिक्योरिटी पाकिस्तान के हाथ में है। वी हैव टेकन केयर ऑफ देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब वो हमारे यहीं पे खाते पीते रहे हैं, बिरयानी, उनकी सेवा मसाज सब हमने की है। दे हैव गॉट शेल्टर, एजुकेशन एंड होम इन पाकिस्तान, वी हैव डन एवरीथिंग फॉर देम। मतलब अभी तक अमेरिका वाले तालिबान के साथ लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ मिलके, और तालिबान उनको शेल्टर दे रहा था, उनकी मसाज कर रहा था, उनकी हेल्थ की टेक केयर कर रहा था, और ये सिर्फ मिनिस्टर बोल रहे हैं। तो आज तक पाकिस्तान ने जो है अमेरिका की आंख में धूल झोंक के रखी कि हम लोग आपके साथ मिलकर तालिबान के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान तालिबान को पूरी सपोर्ट देता रहा है। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है। अब अमेरिका वाले बेचारे परेशान हैं, करें तो क्या करें, पाकिस्तान का ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा। पाकिस्तान एक बहुत ही बिगड़ा हुआ बच्चा है, हर किसी की हेल्प लेना पसंद करता है। देखिए, चाइना और यूएसए दोनों एनिमी हैं एक तरह से, लेकिन वो यूएसए के भी क्लोज है, चाइना के भी क्लोज है। मतलब कितनी ज्यादा उनकी डिप्लोमेसी इतनी खतरनाक है पाकिस्तान की। तालिबान को भी सपोर्ट करते रहे हैं, और पाक और अमेरिका के साथ मिलकर तालिबान से लड़ते भी रहे हैं। बड़ा ही एक अलग सा पेक्यूलियर सा सिस्टम है यहाँ पे। लेकिन इंडिया इस मामले में कंसर्न है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को जो जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा हैं, क्योंकि वो तालिबान को सपोर्ट करते हैं, तालिबान के मेंबर भी हैं, कहीं वो इंडिया में जो है इशू क्रिएट ना कर दे। हालांकि उसने बोला है, तालिबान ने बोला है कि ये कश्मीर वाला मुद्दा भैया तुम्हारा अपना मुद्दा है, इंटरनल मुद्दा है, इसमें हम लोगों को मत घसीटिए। तो वो पूरी की पूरी थोड़ी सी यहाँ पे बात है। अगर जहां तक अफगानिस्तान में इंडिया के इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो अफगानिस्तान की पार्लियामेंट इंडिया ने बनाई है, जंजार दालाराम हाईवे इंडिया ने बनाया है, वहां पे अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम भी है जिसका नाम है सलमा डैम, वो भी इंडिया ने बनाया है। अफगानिस्तान बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अफगानिस्तान को जो है सेंट्रल एशिया का गेटवे कहा जाता है। अगर आपको तुर्कमेनिस्तान, काजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान अगर यहाँ तक पहुंचना है, तो तालिबान के अफगानिस्तान के रास्ते से ही आपको होके जाना पड़ता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और अभी क्योंकि इंडिया का वहाँ पे थोड़ा बैकफुट पे है, तो वो भी समस्या है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम है। इंडिया ने जो अभी पॉलिसी अपनाई है वो है वेट एंड वॉच की। इंडिया भी देखना चाहता है कि तालिबान की एक्चुअल इंटेंशंस क्या हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंडिया के प्रोजेक्ट्स को देख सकते हो, जैसे ये है जो जरांज और देलाराम, ये हाईवे जो है इंडिया ने बनाया हुआ है। रिगार्डिंग दिस पॉइंट भैया, यहाँ पे ये हाईवे भी इंडिया ने बनाया हुआ है। उसके अलावा अफगान पार्लियामेंट काबुल में इंडिया ने बनाई थी, है ना, और ये हैरात के अंदर भी हॉस्पिटल्स वगैरह, स्कूल्स वगैरह बहुत सारे इंडिया ने बनाए हैं। तो 3.1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और ये आज के समय में सारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो सेफ हैं कि नहीं है। हालांकि तालिबान ने अभी डायरेक्टली इंडिया को टारगेट करके वहां पे ऐसा कुछ किया नहीं है, बट स्टिल हो सकता है फ्यूचर में करे, वी नेवर नो। चलिए, अगली जो न्यूज आती है आपके जीएस पेपर 2 से आती है। डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट काफी दिनों से खाली पड़ी थी, पिछले कई साल से डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं थे भैया हमारी लोकसभा में। ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे। क्यों नहीं थे, इसके लिए अलग अलग रीजन हो सकते हैं, ठीक है। जो रीजन सरकार दे रही है वो ये दे रही है कि देखो भैया, जनरली क्या होता है, जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं विनिंग पार्टी से, जो मेजोरिटी पार्टी होती है, और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो होते हैं अपोजिशन पार्टी से। ऐसा कोई रूल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, एक प्रथा है। लेकिन किसी भी एक नाम के ऊपर अपोजिशन पार्टी वाले सहमति ही नहीं बना पा रहे थे, इस वजह से डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट खाली पड़ी हुई थी, ऐसा कहना है सरकार का।
वहीं अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि सरकार इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि वो अपोजिशन वालों को कुछ पावर नहीं देना चाहते थे। ठीक है, ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे आता है। अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा वेकेंट इज वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वहां पे डेप्यूटी स्पीकर का भी होना जरूरी है। जो स्पीकर जब अब्सेंट होता है या उसकी डेथ हो जाती है, वो बीमार होते हैं या अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो डेप्यूटी स्पीकर जो है वो स्पीकर वाला काम करते हैं इन केस ऑफ इलनेस, डेथ और एनीथिंग। तो एक डेप्यूटी स्पीकर की जो पोस्ट होती है ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना। लेकिन यहाँ पे समस्या कहीं कहीं सारी है। देखिए क्या कहता है आर्टिकल 93 कहता है, हाउस ऑफ द पीपल शैल एज सून एज है तो चूज टू ऑफ द मेंबर्स एज ए स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। एनीवेज वो थोड़ा आपको पता ही है। यहाँ पे डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट दोस्तों वो स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं होता है, वो स्पीकर का जूनियर नहीं होता है। जब स्पीकर वहां पे नहीं होता है तो डेप्यूटी स्पीकर एज ए स्पीकर काम करता है। उसको सैलरी सारी जो है सैलरी वगैरह वो भी स्पीकर के अगेंस्ट के हिसाब से ही मिलती है। उसके जो पर्क्स होते हैं वो भी स्पीकर के हिसाब से ही मिलते हैं। लेकिन जब स्पीकर अपनी पोस्ट पे आ जाता है तो डेप्यूटी स्पीकर जो है अपनी पोस्ट पे चले जाते हैं। डेप्यूटी स्पीकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं। जब वो स्पीकर की सीट पे बैठे होते हैं तो वो स्पीकर का काम करते हैं, लेकिन जब वो स्पीकर की सीट पे नहीं बैठे होते हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ही काम करते हैं। वो डिबेट भी करते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, वोटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जनरली जो है लाइक द स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा 5 साल की होती है जनरली, वो भी इतने समय के लिए होते हैं। हाँ, बीच में वो रिजाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और आप मुझे ये बताइए कि जो डेप्यूटी स्पीकर हैं वो किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं, और जो स्पीकर होते हैं वो किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है आज आपसे, पहला क्वेश्चन, कि स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं। क्या वो प्रेसिडेंट को देते हैं, क्या वो प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, क्या वो एक दूसरे को देते हैं, या सीजीआई को देते हैं। दैट इज माय क्वेश्चन फॉर यू। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थोड़ी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स के हिसाब से देता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 क्रिएटेड द इंस्टीट्यूट ऑफ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर। तो 1919 में इसको पहली बार लागू किया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। विठल भाई पटेल वाज द फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद जीवी मालवंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा इन इंडिया। जीवी मालवंकर, याद रख लेना, प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है। देखो यूपीएससी में तो शायद ना ही पूछे इतना फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह या दूसरे एग्जाम देते हो तो इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है वो कई बार आपसे। चलिए अगली जो न्यूज आती है दोस्तों वो आती है कहां से भैया, हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है क्योंकि एक इंडियन ने एक अवार्ड जीता है विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। इसे कहा जाता है इंडियन बायोलॉजिस्ट, शैलेंद्र नाम है इनका, शैलेंद्र सिंह। इनको मिला है बेल्हार टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड। तो ये आपको ये याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ये इसको कौन देता है, इसको देता है द टर्टल सर्वाइवल अलायंस। ये इस अवार्ड को देता है। इसको 2001 में बनाया गया था विद द हेल्प ऑफ IUCN, और यही इसको जो है अवार्ड देते हैं क्योंकि जो मिस्टर बेलर थे वो इसके जो टर्टल सर्वाइवल अलायंस के को फाउंडर थे, इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए इसको दिया जाता है। जहां तक टर्टल कंजर्वेशन की बात करते हो, इंडिया में जो है 5 स्पीसीज पाई जाती हैं टर्टल की, याद रखना है आपने, 5 पाई जाती हैं। ओलिव रिडले टर्टल, इसका तो आपको पता ही है कहां पे पाया जाता है, ओडिशा में पाया जाता है। ओलिव रिडले टर्टल की सबसे बड़ी जो सेंचुरी है वो ओडिशा में ही है दुनिया भर की। लाखों ओलिव रिडले टर्टल जो है वो आते हैं ओडिशा कोस्ट पे। दुनिया का स्मॉलेस्ट टर्टल माना जाता है ओलिव रिडले टर्टल को। यहां पे प्रीलिम्स के लिए आपसे क्वेश्चन है, पहले भी कई बार करवा चुका हूं, मुझे आप उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बता दो जो ओडिशा में है, जहां पे ओलिव रिडले टर्टल सबसे ज्यादा आते हैं और अपने अंडे देते हैं। टेल मी द नेम ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओडिशा। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, पूछ लेता है कई बार। वहीं पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट भी चलाया हुआ है, प्रोजेक्ट कुर्मा। दिस इज ऑल्सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द टर्टल। उसके अलावा एक ग्रीन टर्टल है, लोगर हेड टर्टल है, हॉक्सबिल टर्टल है और लेदर बैक टर्टल है। ये 5 तरह के टर्टल इंडिया में पाए जाते हैं। इनमें से जो ओलिव रिडले है, लेदर बैक है और जो लोगर हेड है, ये IUCN की वल्नरेबल कैटेगरी में है। लेकिन दोस्तों जो ओलिव रिडले टर्टल है इसको हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, मतलब दे आर हाईली प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको याद रखना है। उसके अलावा जो हॉक्सबिल टर्टल है इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली जो है कैटेगरी में रखा गया है।
क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो ये आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और ग्रीन टर्टल है, इसको एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में यहाँ पे रखा गया है। दे आर प्रोटेक्टेड इन द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अंडर शेड्यूल है। बस ठीक है, ये आपको पता ही दिया मैंने। ठीक है, टर्टल हैव बीन प्रोटेक्टेड इन द इंडिया अंडर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन द गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम। गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम के अंदर भी टर्टल को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, तो आपसे इस तरह के क्वेश्चंस वो एग्जाम में पूछ सकता है। तो मिस्टर शैलेंद्र जी हैं भैया, डॉक्टर हैं और कंजर्वेशनिस्ट हैं। इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए काफी ज्यादा काम किया है और इसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड व्हेन इट कम्स टू द कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द टर्टल्स। ठीक है, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम द जलियांवाला बाग। आजकल भैया बहुत कंट्रोवर्सी में है जलियांवाला बाग। कुछ पिक्चर्स आपको दिखा देता हूं जलियांवाला बाग की। देखिए ये जलियांवाला बाग की पुरानी पिक्चर है और ये आपकी जो है नई पिक्चर है और जो रेनोवेशन के बाद उसको बनाई गई है। ये जो है पुराना जो तालाब था जहाँ पे लोग ने जो है फॉर्चुनेटली जंप किया था और कई सारे लोग यहाँ पे मारे गए थे। ये पुराना तालाब है। नए तालाब में इन्होंने क्या किया है, इसको ब्यूरा से अच्छी तरह से रेनोवेट करके इसके ऊपर एक ग्लास का एक कवर चढ़ा दिया है ताकि इसको आप क्लोजली देख सको। तो ये रेनोवेशन किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिस रेनोवेशन इज गुड, इट वॉज रिक्वायर्ड टू प्रेजर्व द हेरिटेज। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये कोई पिकनिक पार्क नहीं है भैया। ये कोई पिकनिक नहीं है बच्चे वहां पे आएंगे फैमिली के साथ स्नैक्स खाएंगे, वहां पे म्यूजिक सुनेंगे और चले जाएंगे। नहीं, ये एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों को आने के बाद उनको बर्बरता दिखनी चाहिए थी, क्रुएलिटी ब्रिटिशर्स की। उनको दुख होना चाहिए था, उनको अपनी हिस्ट्री के इस ब्लैक चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए था। तो जैसे जापान है, उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी की जो डिस्ट्रक्शन हुई थी ना, उसने आज तक उन्होंने चेंज नहीं किया उसको, एक ईंट भी इधर से उधर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो लोगों को एक्चुअल में उसकी डिस्ट्रक्शन दिखाना चाहते हैं। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, 20 करोड़ रुपया खर्चा करके इसको रेनोवेट कर दिया, बढ़िया पार्क लगा दिया, वहां पे एकदम स्टॉल वगैरह लगा दी, वहां पे इसको रेनोवेट कर दिया। अब आप ये देखिए, इस दीवार को देख के कौन ही सोचेगा कि कभी यहाँ पे इतनी गोलाबारी हुई होगी। ये तो एकदम इन्होंने पेंटिंग वेंटिंग कर रखी है यहाँ पे जबरदस्त तरीके से, है ना। ऐसा कुछ सेक्शन का मानना है, कुछ सेक्शन का मानना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। पहले भी 1961 में इसकी रेनोवेशन किया गया था। अभी देखो कितने साल हो गए हैं, 60 साल हो गए उन बातों को लगभग। तो दोबारा से उसको रेनोवेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई थी। तो दोनों ही जो है यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या इस तरह का इसको रेनोवेशन करना जरूरी था कि नहीं था। और जलियांवाला बाग के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं भैया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी का उस दिन था। हुआ क्यों था? क्योंकि यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि पंजाब के दो लीडर जो है सैफुद्दीन किचलू और एक और नाम था मैं भूल गया, उनको यहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया गया था बिकॉज अंडर द रोलेट एक्ट। तो उसके अगेंस्ट में वो लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, जिसमें जो है जनरल डायर ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। तो जो इसे उन्हें कहा जाता है बुच्चर ऑफ अमृतसर। आफ्टर दिस मैसेकर ही वाज कॉल्ड बुच्चर ऑफ अमृतसर। और इसकी अपोजिशन में जो है, इसको अपोज करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड, ब्रिटिश नाइटहुड का उन्होंने रिनाउंस कर दिया था। महात्मा गांधी ने जो है केसरे हिंद के मेडल को वापस कर दिया था उसके प्रोटेक्शन में। बाद में क्या हुआ अपोजिशन में, बाद में रोलेट एक्ट को 1922 में पूरी तरह से रिपील कर दिया गया, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। तो ये जो पूरे का पूरा रेनोवेशन किया गया ना दोस्तों, इसको किया गया है ASI के द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1861 में बाय अलेक्जेंडर कनिंघम, क्योंकि ये उसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। अगर आपको इसके मामले में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लीज अपनी हिस्ट्री के NCERT को ओपन कीजिए, जलियांवाला बाग के बारे में पूरी तरह से, रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या रेनोवेशन करना जरूरी था कि नहीं था। ठीक है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है तो PDF आपको मिल जाएगा। चलिए अगली जो न्यूज आती है वो आती है गवर्नमेंट फोकस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट्स टू प्रोपेल ग्रोथ। भैया एक्सपोर्ट बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रोथ करनी है तो, उसके बिना यहाँ पे काम नहीं चलने वाला है। देखिए इंपोर्ट करने से तो आपका बिल बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप इंपोर्ट करते हो ना, तो आप उसका जो पे करते हो बिल, वो डॉलर में पे करते हो। और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप डॉलर में अर्निंग करते हो, और जब आप इंपोर्ट करते हो तो डॉलर में एक्सपेंडिचर करते हो। और हमारी कंट्री को डॉलर चाहिए, हमें अपना रिजर्व बनाना है, इसलिए अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है। ये यहां पे पूरा मामला है। तो कहने का मतलब ये है
कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रही है और एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस कर रही है, मतलब गवर्नमेंट जो है कैपिटल के ऊपर फोकस कर रही है रादर देन द रिवेन्यू। कैपिटल एक लॉन्ग टर्म होता है, रिवेन्यू जो है शॉर्ट टर्म होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट अगर ओपन करना है तो उस रेस्टोरेंट के लिए आप लैंड खरीदते हो, है ना, वो लैंड आपका कैपिटल होता है और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कैपिटल वो होता है जो फर्दर इनकम जनरेशन के काम आता है। कैपिटल इज समथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट द इनकम, that can be used to make the money, उसको कहा जाता है कैपिटल। तो जैसे जब स्कूल बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं, ब्रिजेस बनाए जाते हैं, पोर्ट्स बनाए जाते हैं, वो होती है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप उस पर खर्चा करते हो और उसके ऊपर फिर आपको इनकम भी मिलती है, क्योंकि जब खर्चा करोगे, चीजों को बनाओगे तो इनकम भी मिलेगी। तो हमारे पास दो चीजें होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हमारे पास, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर हम एसेट को जनरेट करने में करते हैं। जैसे आपने एक पोर्ट बनाया, अब वो पोर्ट आपने क्या किया, उसको आपने कैपिटल जनरेट कर दिया, आपने एक अपनी कंट्री के लिए एसेट जनरेट कर दिया। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अब उस एसेट से आपको साल भर साल, अगले 10 20 50 साल आपको इनकम होती रहेगी, उसे कहा जाता है कैपिटल बिल्डिंग, ठीक है। रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, वो सब होता है यहाँ पे। कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो चीजें होती हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको एसेट बनाया जाता है, जैसे रोड, स्कूल वगैरह बनाना। और कैपिटल रिसीट का मतलब होता है कि इससे आपके एसेट कम होते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट, जैसे मान लो कल को इंडिया की सरकार ने कल को अमेरिका से अगर लोन ले लिया तो ये कैपिटल रिसीट होता है, लेकिन ये चुकाना भी तो है ना वापिस, तो इट्स अ लायबिलिटी, इट इज अ लायबिलिटी। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल ये जो रिसीट है एक अलग से टॉपिक होता है इकोनॉमी के अंदर, आई नो आपको उसके बारे में हल्का सा आइडिया होता है। कैपिटल जो रिसीट होती है जिसको आप रिसीव करते हो, लेकिन जब भी आप उसको रिसीव करते हो तो आपके ऊपर हमेशा लायबिलिटी होती है कि आप उसको चुकाना भी है वापिस। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, इसमें आपकी लायबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये आपका एसेट जनरेट करता है, लेकिन कैपिटल रिसीट आपका एसेट जनरेट नहीं करता है दोस्तों। तो जब इंडिया की सरकार अगर यूएसए से लोन लेती है तो हमारी लायबिलिटी है, इसे कहा जाता है कैपिटल रिसीट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब आप रोड्स बनाते हो, स्कूल्स बनाते हो, ब्रिज बनाते हो, हॉस्पिटल बनाते हो, उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो फर्दर इनकम के लिए काम आते हैं। चलिए अगले जो हमारा करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द एडिटोरियल फॉर द डे। बना बनाया एकदम से क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। देखिए ये आपका मेंस का क्वेश्चन है जो आप यहां से हैंडल कर सकते हो इस एडिटोरियल से। इन द बैकड्रॉप ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड फ्रजाइल इकोलॉजी ऑफ द हिमालयाज, डिस्कस द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ बिग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स विद एग्जांपल्स, ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स। 12.5 मार्क्स का 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है। 15 मार्क्स अभी कर सकते हो जैसा आपका दिल करे, लेकिन आप आंसर लिखोगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है, पहले आपको बता देता हूं। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं आज के एडिटोरियल से। देखिए केदारनाथ वाला एग्जांपल हमारे सामने है। 2013 में वहां पे क्या हुआ था आप ये देख सकते हो, केदारनाथ, है ना। क्यों हुआ था वो आपको बता देता हूं। ये देखिए फ्लड, उत्तराखंड फ्लड, है ना, कितनी जबरदस्त फ्लड आई थी। क्यों हुआ था उसका एग्जांपल आपको दे देता हूं। अभी ऋषि गंगा के अंदर जो है फ्लड आया था, आप सबको पता है ना। 2021 में व्हाट्सएप के सबने इमेज देखी होंगी। ये इसीलिए आए हैं क्योंकि इन एरिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से रिवर का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाता है, रिवर ओवरफ्लो करती है, और जब ओवरफ्लो करती है तो फ्लडिंग आता है। बेसिक रीजन तो ये है। अब इसमें बहुत सारे खतरे हैं। फ्लड आता है, ड्रोट्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं और अर्थक्वेक आता है। आपको एक चीज मैं बता दूं कि पिछले 20th सेंचुरी में दुनिया के जो सबसे डेडलीस्ट अर्थक्वेक रहे हैं उनमें से 15% अर्थक्वेक हिमालय में रहे हैं। तो अभी से आप देख सकते हो कि हिमालय कितना खतरनाक है इस मामले में। फ्लड्स आते हैं, ड्रोट्स आते हैं, लैंडस्लाइड आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, ये सारे की सारी आपकी नेचुरल कैलामिटी यहाँ पे होती हैं। तो साइंटिस्ट लोग और गवर्नमेंट जो है अभी आमने सामने हैं। साइंटिस्ट लोग ये कह रहे हैं कि जितनी भी यहाँ पे अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन है आप उसको बंद कीजिए। सरकार कहती है कि मैं बंद नहीं करूंगी, जो भी प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं उसको फिनिश करेंगे, उसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। सरकार ने अभी ये कहा है, ठीक है। देखिए रिसेंटली इशू पता क्या था, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने पीआईएल डाली हुई है। उस पीआईएल के जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने यह कहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि देखिए सर, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल चुके हैं, जिनकी 50% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, उनको हम लोग बंद नहीं कर सकते। सीधी सी बात है ये। तो वी आर गोइंग टू गो अहेड
विद दोज प्रोजेक्ट्स जो सेमी कंप्लीट हैं। और इस समय उत्तराखंड और हिमाचल में, अरुणाचल में और सिक्किम में लगभग 26 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो इनकम्प्लीट हैं, सरकार उनको कंप्लीट करने के पूरी तरह से मूड में है। अब जब 2013 में जो ट्रेजेडी हुई थी केदारनाथ वाली, उस समय सरकार ने एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई थी जिसके अंदर कुछ एक्सपर्ट वो लोग थे। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं नहीं, इन कंस्ट्रक्शन को बंद कीजिए। अब सरकार को लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो सरकार ने जो है एक और कमेटी बनाई, एक और एक्सपर्ट बॉडी कमेटी बनाई जिसे कहा जाता है बीपी दास कमेटी। पूछ सकते हैं एग्जाम में, बीपी दास कमेटी। इस कमेटी ने कहा कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो विद सम मॉडिफिकेशन। ऐसा ही होता है ना, एक कमेटी सरकार के अगेंस्ट में बोल रही है, दूसरी कमेटी सरकार के जो है पक्ष में बोल रही है, विद सम मॉडिफिकेशन। सीधी सी बात है। इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉलिटिशियंस के बीच में और प्राइवेट कंपनीज के बीच में आपस में है साठगांठ। दे हैव मेड अ काइंड ऑफ कार्टल, जिसे कहा जाता है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म इसको कहा जाता है। तो पहले सरकार इसके अगेंस्ट में थी। 2013 के फ्लड के समय में उन्होंने कहा था कि हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अभी सरकार कह रही है कि हम तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो प्राइवेट जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उन्होंने सरकार को कन्विंस कर लिया है। क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। देखिए, ड्रोट्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लडिंग आती है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? अब आप एक चीज देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब जो हमारे ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे तो क्या हमारे रिवर्स के अंदर पानी बचेगा? देखिए, क्लाइमेट चेंज के दो इंपैक्ट होते हैं दोस्तों, एक होता है लॉन्ग टर्म और एक होता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अगर आप क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखो तो फ्लडिंग ज्यादा आता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, रिवर में ओवरफ्लो हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो जब ग्लेशियर ही कम हो जाएंगे तो क्या रिवर के अंदर पानी बचेगा? और जब रिवर के अंदर पानी ही नहीं बचेगा तो क्या ब्रिज बना के फायदा क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स लगा के? ये यहाँ पे एक समस्या है। तो ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं। एक चीज आपको यहाँ पे और बता दूं, जब ग्लेशियर रिट्रीट करते हैं वो पीछे सेडिमेंट छोड़ के जाते हैं। अब आइस तो मेल्ट हो गया, ग्लेशियर तो मेल्ट हो गया, पीछे वो अपने छोड़ के जाते हैं सेडिमेंट। और जब बाद में क्लाउड बस्ट होता है, हैवी रेनफॉल होता है, तो बहुत सारा डेब्री जो है वो अपने साथ में लेके आता है। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये देखिए, एक डेब्री मतलब जो गारा होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, उसके अंदर सैंड होती है, पत्थर होते हैं, उसे कहा जाता है डेब्री। ठीक है, तो जो ग्लेशियर रिट्रीट की वजह से पीछे से सेडिमेंट छूट गए हैं, वो बाद में क्लाउड बस्ट की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से डेब्री बनते हैं और अपने रास्ते में जो कुछ भी आता है उसको डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। जो एक्सपोर्ट बॉडी जो सेकंड नंबर की सरकार ने बनाई थी, इसने कहा था कि 2000 मीटर से ऊपर कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ना लगाया जाए, लेकिन सरकार जो है इनको भी परमिशन यहां पे दे रही है। नेपाल अर्थक्वेक का एग्जांपल हमारे सामने है, 2012 में हुआ था। 2013 में फ्लैश फ्लड का एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी देख चुका हूं, है ना। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, तो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं। अब मान लो ये रिवर है, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपने लगा दिया, तो इसके तो फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, रुक जाता है। जब पीछे से सेडिमेंट्स आते हैं तो ये ब्रिज टूट जाता है, और जब ये ब्रिज टूट जाता है, नीचे वाले जो भी गांव होते हैं, सिटीज होते हैं, वो सब के सब यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने से ये जो आपकी जो समस्या है और ज्यादा बढ़ती है, कम नहीं होती है। एग्जाम्पल कुछ आपको देता हूं, जैसे तीस्ता, सेंट्रल सिक्किम में तीस्ता प्रोजेक्ट हम लोगों ने लगाया था 2008 में। इसको लेके वहां पे कई बार वार्निंग दी जा चुकी है। वहाँ के जो लोकल विलेजर्स हैं वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी जो है पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो स्लोप्स हैं वो सिंक हो रहे हैं, और जो वहाँ पे झरने वगैरह थे, स्प्रिंग्स थे, वो ड्राई हो रहे हैं। तपोवन के अंदर जो प्रोजेक्ट लगाया गया था, जिसकी धौली गंगा में जो आपने देखा ही है कितना सारा फ्लड आया है, ये भी उसकी वजह से आया है। केदारनाथ में जो ट्रेजेडी हुई थी वो किस वजह से हुई थी? क्योंकि वहाँ पे 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाए गए थे, फाटा बियोंग और द सिंगोली भतवारी। इनकी वजह से केदारनाथ में फ्लड आया था। अगर आप टहरी डैम की बात करो, उत्तराखंड में इंडिया का टोलेस्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, टोलेस्ट डैम है, भागीरथी रिवर के ऊपर बनाया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, इन्होंने भैया 20-25 साल इसके अगेंस्ट में इन्होंने लगातार प्रोटेस्ट किया है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। टहरी डैम को लेके पूरी दुनिया कंसर्न्ड है कि अगर बाई चांस यहाँ पे कोई हैवी अर्थक्वेक आ गया और टहरी डैम अगर टूट गया तो भैया लाखों लोगों की जान जाएगी, हजारों की नहीं, लाखों लोगों की। तो ये जो हिमालय का जो हमारा इकोलॉजी है, पूरा सिस्टम इतना सेंसिटिव है ना, इसको लेके सरकार को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हमें पैसे से ऊपर सोचना पड़ेगा। वी कैन नॉट ऑल द टाइम थिंक अबाउट द मनी, है ना। तो यही है, रिवर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूस रहना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट छोटे लगाइए आप,
बड़े मत लगाइए क्योंकि छोटे से खतरा थोड़ा ज्यादा है। और उसके अलावा जब भी आप इस तरह के प्लांट लगाओ तो कम से कम सारे शेयर होल्डर से कंसल्ट तो करो यार, उनसे पूछो तो सही, है ना, वो भी यहाँ पे एक बात है। तो ये पूरे का पूरा जो एडिटोरियल है आपका, ये मेंस का आंसर कवर कर सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। हिमालय की इकोलॉजी के बारे में आपको पता है, क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे क्या रोल होता है, दैट यू ऑलरेडी नो। ग्लेशियर रिसीट होता है सर, ड्रोट्स होते हैं, फ्लडिंग होती है ना, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे। IUCN लगातार वार्निंग देता रहा है कि इंडिया में जो 2050 तक इंडिया में 30% ग्लेशियर जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। दैट इज अ वार्निंग गिवन बाय द IUCN। तो आप देख सकते हो अगले 50 साल में, 60 साल में यहाँ पे बहुत बुरी हालत होने वाली है। तो आई होप कि आप लोग इसको अटेम्प्ट करोगे। उसके अलावा कुछ और आर्टिकल्स हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अफगान ओरिजिन टेरर, स्टेट स्टिक ट्रांसपेरेंसी इन द GST डेटा, आप इसको पढ़ सकते हो। अनफोल्ड राइट्स ऑफ द वीमेन, UK IBC अर्जीज टैरिफ कट्स अहेड ऑफ द फ्री ट्रेड नेगोशिएशन। तो ये कुछ जो है आर्टिकल आप यहाँ पे पढ़ सकते हो दोस्तों। तो दैट इज ऑल फॉर द डे। और आई होप के सारे लोग कमेंट सेक्शन में अपना पूरा पार्टिसिपेशन देंगे। हालांकि ज्यादा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे नहीं है, बट स्टिल जो भी है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।